वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के बारे में है। इस आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले दो करेक्शन है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि जो गावी है उसे स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, जो कि गलत था। 2000 में ही इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था। एट द सेम टाइम इंडिया में जो अबॉर्शन की लिमिट है वो 24 वीक्स की है। इसे मैंने गलती से 20 वीक्स बता दिया था। तो ये दोनों करेक्शंस मैं यहां पर कर रहा हूं। लास्ट सेशन में अगर आपने इसे नोटिस किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है। और मैं माफी चाहूंगा इस मिस्टेक के लिए, इस गलती के लिए। यहां पर देखिए, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के बारे में है। हिस्ट्री जो भीमा कोरेगांव बैटल की है, इसे स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए, उन्होंने कहा। तो अब ये है क्या बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव? वैसे ये कई बार न्यूज में रह चुका है। देखिए, जो बैटल है इसे भीमा कोरेगांव में लड़ा गया था पेशवा की जो फोर्सेस थी उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब यहां पर जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मेनली दलित सोल्जर्स थे, जहां दूसरी ओर जो पेशवा की आर्मी थी उसमें अपर कास्ट डोमिनेट करता था। दोनों के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें पेशवा की आर्मी हार जाती है और जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत जाते थे। सिग्निफिकेंट बात यह है कि इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है इंडिया के लोअर क्लास का। पेशवा बाजीराव सेकंड ने महार कम्युनिटी के लोगों को इंसल्ट किया था और कई सारे लोगों को आर्मी में से निकाल भी दिया था, जिसकी वजह से जो महार कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की आर्मी को ज्वाइन करके ये लड़ाई लड़ी। तो इसे इस तरीके से, वैसे तो लड़ाई पेशवा की और ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन सिग्निफिकेंस के तौर पे ये माना जाता है कि ये लड़ाई अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट यानी कि महार कम्युनिटी के बीच में था। तो पेशवा की आर्मी के जो डिफीट हुई उसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जो अपर क्लासेस के द्वारा किया जा रहा था उसके खिलाफ एक जीत माना जाता है। ये लास्ट बैटल थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1818 के आसपास लड़ा गया था, जिसमें मराठा वॉर पूरी तरीके से क्रश कर दी गई थी। उसके बाद जो पेशवा का डोमिनेशन था वो भी खत्म हो गया। सिग्निफिकेंस यही है कि इस पूरी लड़ाई को दलित प्राइड का सिंबल माना जाता है, जो महार दलित हैं उनके लिए। अब यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर जी महार कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने लगातार जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है लोअर क्लास के लिए या उनके खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अंबेडकर जी किस प्रकार से भीमा कोरेगांव से जुड़े हुए हैं? बाबा साहेब ने जनवरी 1 1927 को इस पूरे लोकेशन को विजिट किया था और उसके बाद वहां पर एक विक्ट्री पिलर भी स्टैब्लिश किया गया, जिसके बाद से ही इस पूरी बैटल को सेलिब्रेट किया जाने लगा या फिर याद किया जाने लगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। अगला आर्टिकल जो कि मनथु पद्मनाभम के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी इन्हें इनकी जयंती पर ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी। अगर हम बात करते हैं मनथु पद्मनाभम जी के बारे में, तो ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे केरला से। इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशंस में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और टेम्पल्स को ओपन करने को लेकर अपना योगदान दिया। इन्होंने वैकोम सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था और ये नायर सर्विस सोसाइटी के फाउंडर भी रहे। आर्टिकल यक्षगान के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 58 साल की उम्र के एक बहुत ही जाने माने यक्षगान आर्टिस्ट थे साधु कोठारी जी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत ऑन स्टेज हो जाती है, जब वो जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर एक प्लेस पर परफॉर्म कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनजर हम यक्षगान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स कवर कर लेते हैं। यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका है। कर्नाटका में इसे परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल आर्ट फॉर्म ये पहले हुआ करता था, जहां पर मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानास को डिपिक्ट किया जाता था। अभी तो ये वेरियस स्टेजेस पर परफॉर्म किया जाता है। अगर आप यक्षगान देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डांस भी मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा, डायलॉग्स भी मिलेंगे, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, स्टेज टेक्निक्स, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सिर पर आपको पहनावा देखने को मिलेगा, जिसे आप हेडगियर बोल सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पहनावा जो आप यक्षगान में
परफॉर्मेंस के दौरान देख सकते हैं। फेशियल मेकअप काफ़ी एलाबोरेटेड होता है, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंस होते हैं, चमकीले होते हैं। वैसे तो जो कुछ नरेशन होता है वो यूजुअली कन्नड़ में होता है, लेकिन कई बार इसे मलयालम में भी परफॉर्म किया जाता है, और तुलु जो कि सदर्न कर्नाटका में बोली जाने वाली एक बोली है, उसमें भी नरेशंस कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। यक्षगान में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर टक्कर के बाद आवाज निकलती है, जैसे कि छेंदा। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसे छेंदा कहा जाता है। इसके अलावा मद्दलम, ये मद्दलम है। ये तीसरी इमेज जागत्ता या फिर छेंगिला के बारे में है। ये जो चौथी इमेज है ये चक्रताल या इलाथलम के बारे में है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो यहाँ पर यूजुअली ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जिनमें टक्कर के बाद आवाज़ निकलती है। जो पॉपुलर एपिसोड्स दिखाए जाते हैं यक्षगान में वो महाभारत से होते हैं। पॉपुलरली महाभारत में आपको द्रौपदी, स्वयंवर, सुभद्रा विवाह ये सब देखने को मिलता है। रामायण में राज्याभिषेक, लव कुश युद्ध इसे दिखाया जाता है। थिएटर फॉर्म की बात हो रही है तो बाकी स्टेट्स के थिएटर फॉर्म पर भी एक निगाह डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न बिहार में जात्रा, केरला में कोदियट्टम और मुदियट्टू, आसाम में भावना, मध्य प्रदेश में माच और कश्मीर में भाट पाथर। हमारा अगला आर्टिकल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में है। इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश हुए 100 साल बीत चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शताब्दी पर एड्रेस दिया एक। अब यहाँ पर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे स्टैब्लिश किया था 1921 में। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है शांति निकेतन का, वहां पर ये इंडिया की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1951 में इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन भी डिक्लेयर किया गया था। ये इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सिनर्जी स्टैब्लिश करने का प्रयास करता है, दैट्स वाई इसे विश्व भारती कहते हैं। यहाँ पर 2 कैंपस हैं, शांति निकेतन और श्री निकेतन। शांति निकेतन में, श्री निकेतन में फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर, एडल्ट एजुकेशन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट पर। आज़ादी के पहले तक तो ये कॉलेज था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1951 में ग्रांट कर दिया गया। आर्टिकल न्यू अनुभव मंतपा के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने न्यू अनुभव मंतपा का फाउंडेशन स्टोन ले किया। कहाँ पर? बाशवा काल्यम में। ये वही जगह है जहाँ पर 12th सेंचुरी पोएट एंड फिलोसोफर बाशवेश्वर ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। सबसे पहले तो ये है क्या चीज़? न्यू अनुभव मंतपा एक 6 फ्लोर स्ट्रक्चर होगा जो बनाया जाने वाला है। अनुमानित समय है 2 साल। उम्मीद की जा रही है कि विद इन 2 ईयर इसे कंप्लीट किया जाएगा। ये 7.5 एकड़ के प्लॉट में बनाया जाएगा, जो लॉर्ड बासवेश्वरा के जो भी प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज हैं उनको पोर्ट्रे करेगा, दिखाएगा। ये जो नया स्ट्रक्चर है वो 12th सेंचुरी में जो अनुभव मंतपा हुआ करता था, जिसे कई बार दुनिया का पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसे लॉर्ड बासवेश्वरा ने बासव कल्याण में उस समय स्टैब्लिश किया था। बासव कल्याण एक सिटी है जो वर्तमान के कर्नाटका में है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका एक नया स्वरूप हमारे सामने 2 साल में तैयार होकर आ जाएगा। तो ये जो पुराना था, यानी कि जो ओल्ड अनुभव मंतपा हुआ करता था, या अनुभव मंटप आप सिंपली उसे कहिए, मंडप कहिए, वो क्या था? एक्चुअली में जो अनुभव मंतपा हुआ करता था वो एक एकेडमी हुआ करती थी। किस चीज़ के लिए? जहाँ पर जो मिस्टिक्स थे, सेंट्स थे, फिलोसोफर्स थे, जो लिंगायत फेथ से बिलोंग करते थे, वो आपस में आकर बैठते थे। रिलीजियस पॉइंट्स पर, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पर डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ करते थे। इसे दुनिया की फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जिसका लिटरल मतलब होता है एक्सपीरियंस पेवेलियन, जहाँ पर आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैन, वुमेन, दलित, शूद्रास, ब्राह्मण्स, वैश्यास, सभी लोगों को एक ही माना जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कोई कास्ट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो इसे काफ़ी रेडिकल माना जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम सोसाइटी में प्रिवेल करते थे। लेकिन यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर लॉर्ड बासवेश्वर थे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एडवोकेट किया करते थे। तो बासवेश्वरा जी थे कौन? ये 12th सेंचुरी के कन्नड़ सोशल रिफॉर्मर, पोएट एंड फिलोसोफर थे, जो कि कर्नाटका में
उस समय जो कालाचुरी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके जो राजा थे बिज्जल वन, उनके समय में जो प्रिवेलिंग सोसाइटी थी वहां पर सोशल अवेयरनेस का प्रयास कर रहे थे और कई तरीके से सोसाइटी को प्रभावित कर रहे थे अपनी पोएट्रीज के माध्यम से। उनकी जो पोएट्रीज थी उन्हें पॉपुलरली वचना कहा जाता था। सोशल रिफॉर्मर के तौर पर उन्होंने जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हुआ करते थे लाइक वुमेन या फिर लोअर कास्ट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उनका मानना था कि सभी लोग इक्वल होते हैं, इसीलिए क्लास, कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और इस दिशा में उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया वुमेन के लिए भी, जो उनकी फर्स्ट पार्लियामेंट रही, जिसे हम अनुभव मंतप कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि केवल एक ही सुप्रीम बीइंग है जिसे वो शिव मानते हैं। सभी सजीव या निर्जीव व्यक्ति या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन है या फिर नहीं है, वो सुप्रीम बीइंग के सामने, उस परमपिता के सामने एक समान है, एक बराबर है। अगर हम उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो उन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक आर्थिक जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे सामने रखे। इनमें एक तो है कायका। इसमें जो वर्ड है काया, इसका मतलब शरीर होता है। इसका मतलब है काम, जिसमें वो डिवाइन वर्क की बात करते हैं, मतलब जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं उसे पूरी निष्ठा से करिए। और दूसरा है दाशोहा, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उनका मानना था कि एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक समाज में हर व्यक्ति को अपनी चॉइस का काम लेना चाहिए और उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। अगर हम लॉर्ड बासवन्ना के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उन्होंने अनुभव मंतप का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर लिंगायत फेथ के सभी लोग आते थे और जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज थी, थॉट्स थे, उन पर विचार विमर्श किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें कई सारे जो शरनार्थ थे वो पार्टिसिपेट करते थे। शरनार्थ वो लोग होते थे जो लिंगायत ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इसमें लोअर स्टेटा जो सोसाइटी का है वहां के पार्टिसिपेंट्स भी आया करते थे। इसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, ये तो इंफॉर्मेशन रिपीट हुई है। सरना मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये इगैलिटेरियनिज्म को प्रीच करता था। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति बराबर होता है। इस मूवमेंट को काफी रेडिकल समझा जा सकता है उस समय की सिचुएशंस के हिसाब से, जहां पर सोसाइटी वेरियस पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड थी। एट दैट टाइम वचनास के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड की गई। लॉर्ड बासवन्ना जी कल्याण राज्य की बात भी करते हैं। कल्याण राज्य का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसकी तुलना आप आज के वेलफेयर स्टेट से कर सकते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को उतना ही काम करना चाहिए जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके, और अगर आपके पास कुछ सरप्लस है तो आप उसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए ताकि सभी लोगों का भला हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी पहले पिक्चराइज किया था और उसकी बात की थी। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जी किशन रेड्डी कमेटी के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया है। क्यों एस्टैब्लिश किया? ताकि लद्दाख का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसे इंश्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, एट द सेम टाइम वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन भी इसमें इंश्योर किया जाए। बैकग्राउंड लेते हैं। हुआ यह था कि अभी 10 मेंबर्स का एक डेलीगेशन लद्दाख से आया था हमारे होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख का कल्चर काफी यूनिक है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा कि कैसे करेंगे बताइए। तो इस डेलीगेशन ने कहा अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, बट सोच के बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रैंडमली मत सोचिए, कमेटी बना देते हैं, आराम से इत्मीनान से बैठ के सोच के बताइए और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे हम जो भी कल्चर और लैंग्वेज है उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करना है। तो कमेटी के जो हेड हैं वो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है, और इसमें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लद्दाख के होंगे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के भी मेंबर्स होंगे। और जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में है। अभी हाल ही में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया पूरे भारत में। बात करते हैं एक एक फेस्टिवल के बारे में। लोहड़ी जो है उसे सिख और हिंदूज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, प्राइमरली सिख्स के द्वारा, बट हिंदूज भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। विंटर सीजन के एंड को मार्क करता है ये माना जाता है कि अब इसके बाद जो सूर्य है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाएगा और धीमे धीमे गर्मी बढ़ने लगेगी। हालांकि अभी तो कई सारे हिस्सों में सर्दी जो है वो मेंटेन्ड ही है, बट ये एक मार्किंग पॉइंट होता है। इसमें देखिए, ये जो लोहड़ी जो फेस्टिवल है इसे मकर संक्रांति के एक रात पहले सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आग जलाई जाती है और उसके चारों ओर
लोग परिक्रमा करते हैं और प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति ये डिनोट करता है कि जो सन है वो ज़ोडिएक मकर में एंटर कर चुका है, जिसे आप कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। ज़ोडिएक एक्चुअली में देखिए स्टार्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग शेप ले लेता है। जब सन उस ग्रुप ऑफ स्टार के बीच में जाता है तो हम कह देते हैं कि हाँ, अब ये राशि शुरू हो गई है। एक्चुअली में ऐसा हमें लगता है कि सन उन ग्रुप ऑफ स्टार्स में जा रहा है, वो तो वही है, एक्चुअली में हम घूम रहे होते हैं, ऐसा हमें फील इसलिए होता है। अब यहां पर यह माना जाता है कि इसके बाद गर्मी धीमे धीमे शुरू हो जाएगी और हिंदुओं में काफी पवित्र माना जाता है उत्तरायण, जिसमें सूर्य धीमे धीमे उत्तर दिशा की ओर मूव करने लगता है, वो भी इसके साथ ही शुरू माना जाता है। उत्तरायण का जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन है उसे गुजरात गवर्नमेंट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करके 1989 से ही मना रही है। बात करते हैं पोंगल की। पोंगल का मतलब ओवरफ्लो, बहना होता है या बॉइलिंग ओवर होता है। इसे थाई पोंगल भी बोलते हैं। ये 4 दिनों का एक ओकेशन है जब राइस को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो लोग अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं ईश्वर की ओर, जो उन्होंने हमें जेनरोसिटी के साथ लैंड दी जिस पर हम अपने लिए अनाज उगा पाते हैं। उसी के सेलिब्रेशन के तौर पे पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। जो तमिलियंस हैं वो इस सेलिब्रेशन के दौरान कोलम, ये एक ट्रेडिशनल डिजाइन होता है जो वो अपने घरों में बनाते हैं चावल के पाउडर से। माघा बिहू, इसे आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य हिस्सों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें फर्स्ट हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करते हैं और प्रेयर करते हैं ईश्वर से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। माघी, पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर रिवर में लोग नहाकर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बिल्कुल तड़के जाकर नदी में स्नान करना। साजी, साजी जो है, जो हिमाचल प्रदेश का शिमला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मकर संक्रांति को माघा साजी कहा जाता है। साजी एक्चुअली में पहाड़ी वर्ड है संक्रांति के लिए, जैसे मकर संक्रांति कह देते हैं तो वो संक्रांति की जगह पे साजी कहा करते हैं। इसके बाद माना जाता है कि माघ महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल है इसे खिचड़ी भी कहते हैं, जहां पर लोग खिचड़ी पकाते हैं और उसे खाते हैं। एट द सेम टाइम नदियों में स्नान करने का भी रिचुअल रहता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग के बारे में है, जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में पाई गई है। रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी केव आर्ट पेंटिंग को खोज लिया है, डिस्कवर कर लिया है, जहां पर लाइफ साइज्ड पिक्चर हमें मिली है। मतलब जितना बड़ा वो जीव होता है लगभग उतनी बड़ी पिक्चर मिल गई है हमारे पास वाइल्ड पिग की, जंगली सुअर की, जिसे जो डेटिंग है उसके हिसाब से 45,500 साल पहले 45,500 ईयर्स एगो इंडोनेशिया की इस केव में पेंट किया गया है। जो पिक्चर है वो इंडोनेशिया के सुलावासी आइलैंड में मिला है। ये देखिए इंडोनेशिया का मैप है, यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये है सुलावेशी आइलैंड। यहीं पर इस पेंटिंग को हमने एक केव में खोजा है, जहां पर वॉटी पिग, मस्सेदार जो पिग होता है, या आप उसे वाइल्ड बोर, जंगली सुअर भी बोल सकते हैं, जो इस इंडोनेशियन आइलैंड में ही पाया जाता है, उसकी पेंटिंग हमें यहाँ पर मिली है। तो इस पेंटिंग की उम्र पता करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसे कहा जा रहा है यूरेनियम सीरीज डेटिंग। अब देखिए यूरेनियम जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत आसानी से लगभग हर जगह मिल जाता है। अब इतनी आसानी से मिल जाता है तो सारे देश परमाणु बम क्यों नहीं बना लेते। देखिए कमर्शियल यूज के लिए जो यूरेनियम है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन में ओर के फॉर्म में मिलना जरूरी है। इसके मॉलिक्यूल्स हर जगह होते हैं, चूंकि ये पानी में सॉल्युबल होता है तो आसानी से ट्रेवल भी कर लेता है। कितना कम हो सकता है, बिलियन पार्ट में 1 पार्ट हो सकता है यूरेनियम का, बट होता जरूर है, ज्यादातर जगहों पर आपको मिल जाता है। कोई पेंटिंग अगर बनाई गई है तो पेंटिंग के बाद उसके ऊपर समय के साथ कुछ मिनरल्स जमा हो जाएंगे। उन मिनरल्स में जो यूरेनियम का कंपोनेंट होगा हम उसे निकाल लेंगे। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो वो डीके होता है। एक समय के बाद जो उसका इनिशियल अमाउंट होता है वो उसका आधा बचता है, जिसे हाफ एज कहा जाता है। इसके बेसिस पे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो यूरेनियम है ये यहाँ पर कितने टाइम से है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है इसके ऊपर भी कुछ मिनरल्स आकर जम गए होंगे जो ओवरलैप कर गए होंगे, तो हम उस मिनरल को लेकर पता करते हैं कि ये मिनरल कितना पुराना है। पेंटिंग ऑब्वियसली उससे ज्यादा पुरानी होगी क्योंकि वो उससे नीचे है, तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये पेंटिंग की जो एज है वो 45,500 ईयर्स बताई जा रही है। पेंटिंग हमें बताती है कि हाँ ह्यूमन सेटलमेंट इस रीजन में कितना ज्यादा पुराना रहा होगा। देखिए डेफिनेटली ये दुनिया की सबसे पुरानी ऐसी आर्ट पेंटिंग है या आर्ट है जो एक फिगर को डिपिक्ट करता है, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना ह्यूमन प्रोड्यूस्ड आर्ट नहीं है। एक हैशटैग लाइक डूडल हमें मिला था 73,000 ईयर्स एगो का, उसे बताया जाता है। ये हमें साउथ अफ्रीका में मिला है। इसे
सबसे पुरानी आकृति माना जाता है जिसे इंसान ने कभी बनाया होगा। अगला आर्टिकल है वो सेंट थिरुवल्लुवर के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय थिरुवल्लुवर जी को थिरुवल्लुवर डे के दिन पर उनके सामने नतमस्तक हुए, उन्होंने अपना सिर झुकाया या सम्मान किया। जो थिरुवल्लुवर जी हैं उन्हें एक एंशिएंट सेंट माना जाता है। मान्यता यह है कि उनका जन्म सेंचुरी के पहले हुआ था, मतलब बीसी में, बिफोर सेंचुरी एरा में हुआ था। हालांकि उनके जन्म और टाइम पीरियड को लेकर विवाद है। कई सारी जगहों पर यह टाइम पीरियड 3rd to 4th सेंचुरी एडी बताया जाता है, कहीं पर तो 8th to 9th सेंचुरी एडी भी बताया जाता है। खैर ये विवाद का विषय है कि वो कब थे। जो अर्लीस्ट रेफरेंस उनका मिलता है वो थिरुवल्लुवा मलाई में मिलता है। उनको क्रेडिट दिया जाता है तमिल लोगों के द्वारा कि उन्होंने 1330 पोएम्स कपलेट्स का एक कलेक्शन तैयार किया जिसे थिरुकुरल कहा जाता है। इसे पॉपुलरली कुरल भी कहते हैं, थिरुकुरल या फिर कुरल। इसमें एक्चुअली में 133 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 10 कपलेट्स हैं, यानी कि दोहे हैं। इन दोहों में एथिक्स और मोरालिटी की बातें हैं, गाइडलाइंस हैं कि हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा रीड किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है तमिल लोगों के द्वारा, बिना इस बात का ध्यान रखे कि वो किस फेथ से बिलोंग करते हैं। सेंट थिरुवल्लुवर जी को लेकर यह भी विवाद रहता है कि वो किस धर्म से संबंध रखते हैं। कुछ लोग इन्हें हिंदू, कुछ लोग इन्हें जैन, तो कुछ लोग इन्हें दलित भी बताते हैं। जो थिरुवल्लुवर जी हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इनके लिए जो दिन सेलिब्रेट किया गया वो 17 मई और 18 मई था 1935 में, लेकिन अभी इसे 15 और 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल सेलिब्रेशन के पार्ट के तौर पे। 16 जनवरी को, देखिए 16th सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं, अर्ली 16th सेंचुरी में थिरुवल्लुवर जी को डेडिकेट करते हुए एक टेम्पल बनाया गया था, एकाम्बरेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि चेन्नई के माइलापुर में मिलेगा। 1976 में एक टेम्पल मेमोरियल भी बना था वल्लुवर कोटम। वहां पर जो ऑडिटोरियम है वो एशिया के कुछ बड़े ऑडिटोरियम में से एक है। आर्टिकल जलीकट्टू के बारे में है। जलीकट्टू एक प्रकार का बुल टेमिंग स्पोर्ट है। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, वश में करना। जलीकट्टू ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिल्वर या गोल्ड के कॉइन्स को बुल के सींगों से बांध दिया जाता था प्राइज मनी के तौर पे। अब इस गेम में होता ये था कि एक व्यक्ति को उस बुल को कंट्रोल करना होता था। अगर वो उस बुल को कंट्रोल कर लेता है तो वो प्राइज मनी उसकी हो जाएगी। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो जो बुल ओनर है उसे विजेता माना जाएगा, उसे प्राइज मनी मिल जाएगी। तो इस प्रकार का ये खेल हुआ करता था। अभी भी इसे खेला जाता है कई सारे तमिलनाडु के हिस्सों में। असेंबली पोल्स के दौरान जलीकट्टू और पोंगल फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, इसी वजह से ये न्यूज़ में भी देखा गया। ये बुल टेमिंग स्पोर्ट जो है ये कई सारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई, डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट्स, इस पूरे एरिया को जलीकट्टू बेल्ट के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसे खेला जाता है। पोंगल जो फेस्टिवल होता है उसी के दौरान ये खेल भी आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो परंपरा है ये 2000 साल पुरानी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जहाँ पर बुल ओनर्स ऑनर किए जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के बुल होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। एक तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एट द सेम टाइम उनका इस्तेमाल मेटिंग के लिए किया जाता है, प्रजनन करवाने के लिए किया जाता है। वायलेंट स्पोर्ट है क्योंकि इसमें बुल नाराज़ होता है तो कई बार जो उसे कंट्रोल करने की, टेम करने की कोशिश कर रहा होता है उसे घायल भी कर देता है। अब इसमें देखिए कई तरीके की जो क्रुएलिटी है वो भी देखने को मिलती है। मतलब ये स्पोर्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए, ज़्यादा खतरनाक बन जाए, इसलिए कई बार जो बुल है उसकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती थी। अभी भी कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं, या कई बार उनकी पिटाई की जाती है ताकि वो नाराज़ हो जाएं, गुस्से में हो जाएं और ये जो स्पोर्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। इस चीज़ को लेकर कई बार विवाद भी उठा। अब यहाँ पर जलीकट्टू को ट्रेडिशनल वे में जो वहाँ की पीजेंट कम्युनिटी है वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि हम नेटिव बुल्स की प्योर ब्रीड को प्रिजर्व कर पाते हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी कई बार कंसर्न में आता है। इनफैक्ट 2009 में पेटा और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कंसर्न्स रेज किए कि इसमें एनिमल क्रूएलिटी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 से 14 के बीच में लगभग 17 लोगों की इस गेम के दौरान मौत हुई और 1100 लोग इंजर्ड हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल क्रूएलिटी के ग्राउंड पर 2014 में इसे बैन भी कर दिया, लेकिन जिन जगहों पर इस गेम को, इस स्पोर्ट को परफॉर्म किया जाता है उन्होंने इसे अपने कल्चर में एक हिंड्रांस मानते हुए कॉन्ट्रप्रटेशंस डाले और अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पूरे मुद्दे को सुन रही है। यहाँ पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल के बारे में है। देखिए गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल जो है ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। ये टेम्पल कर्नाटका के बेंगलुरु में है, काफ़ी पॉपुलर है एक स्पेसिफिक पर्पज़ से, बिकॉज
इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वहां पर मकर संक्रांति के दिन साल में सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें पड़ने के बाद जब हट जाती हैं तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जा चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा इसलिए ये अच्छा ओकेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग इस इवेंट को देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पूजा भी होती है इस स्पेशल ओकेशन पे। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि संक्रांति के दिन पर, मकर संक्रांति के दिन पर जो सूर्य की किरणें थी वो शिवलिंग पर नहीं पड़ पाई। ये इवेंट होने से लगभग 20 मिनट पहले आसमान में बादल आ गए और ये सूर्य मज्जना या इसे सूर्याभिषेक कहा जाता है वो नहीं हो सका। दैट्स वाई ये पूरा टेम्पल हाईलाइटेड रहा, न्यूज़ में रहा। देखिए जो टेम्पल है गवि गंगाधरेश्वर, इसका मतलब इसकी टोपोग्राफी और मैथोलॉजी दोनों से है। गवि का मतलब केव होता है। ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, एक चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। और गंगाधरेश्वर भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है जिनके सिर पर गंगा निवास करती हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 16वीं सेंचुरी में केम्पेगौड़ा वन, जो कि विजयनगर एम्पायर का एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, उसने इस मंदिर को बनवाया था। और वही जो बेंगलुरु सिटी है उसका फाउंडर भी वो केम्पेगौड़ा वन ही उसके फाउंडर भी माने जाते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर की बात करें तो सेलेस्टियल ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है कि सूर्य की किरणें मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग पर जरूर पड़ें, जिसे सूर्य मज्जना या सूर्याभिषेक कहा जाता है। सूर्य मज्जना या सूर्याभिषेक में सूर्य की किरणें इस मंदिर की खिड़कियों से होते हुए जो नंदी होते हैं उनके सींगों के बीच में से गुजरते हुए शिवलिंग पर कुछ समय के लिए पड़ती है। यहाँ पर आपको दो मोनोथिस्टिक स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, सूर्यपाना और चंद्रपाना। इन्हें आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये सूर्यपाना है, ये सूर्यपाना और चंद्रपाना इस तरीके से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हैं जो एक ही पत्थर को इनग्रेव करके बनाए गए हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको इन पर इनग्राविंग मिलेगी दो सिटिंग बुल्स की। दो बुल्स बैठे हुए हैं, एक तरीके का डिस्क इस पूरे पिलर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। आप इमेज में भी इस डिस्क को देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आइकोनोग्राफी ऑफ शिवा की बात करें तो भगवान शिव से संबंधित जो सूचक चिन्ह हैं वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्रिशूल और डमरू। ये भी मोनोलिथिक एक स्ट्रक्चर में ही बनाए गए हैं। इन दोनों डिस्क के बीच में आपको ब्रास का एक ध्वज स्तंभ मिलेगा, एक छोटा सा क्यूबिकल हाउसिंग स्टैचू मिलेगा और भगवान शिव के जो कैरियर हैं नंदी वो भी मिलेंगे। गवि गंगाधरेश्वर टेम्पल के बारे में बात करें तो केम्पेगौड़ा वन ने इस पूरे टेम्पल को बनाया था, जो कि विजयनगर एम्पायर के एक फ्यूडल लॉर्ड थे, सामंत थे। 1537 में उन्होंने बेंगलुरु सिटी को भी फाउंड किया, ऐसी मान्यता है। कई सारी लेक्स जिन्हें केरस कहा जाता है उसे भी वहाँ बनवाया गया इरिगेशन पर्पज से। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स जो कर्नाटका में है, दोज आर बाशव कल्याण, हम्पी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बादामी और ऐहोल। अगला आर्टिकल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। ये सिख कम्युनिटी के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में बिहार में हुआ था दिसंबर 22, 1666 को। हालांकि इनका जो बर्थडे है वो अलग अलग साल में वैरी करता है। कभी तो इनका बर्थडे जनवरी में, कभी दिसंबर में और कई बार दोनों महीनों में आ जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनका जो बर्थडे है वो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए वो ग्रिगोरियन कैलेंडर में वैरी करता रहता है। देखिए ये सिख गुरु बन गए थे जब इनकी उम्र महज 9 साल की थी, बिकॉज इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो कि 9वें गुरु थे, क्योंकि उनकी शहीदी हो गई थी। इनके काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सिख रिलीजन को लेकर। इन्होंने टर्बन इंट्रोड्यूस किया ताकि बालों को ढका जा सके। खालसा का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। देखिए खालसा का दो मतलब होता है, एक तो कम्युनिटी को भी खालसा कहा जाता है, इसका मतलब होता है टू बी प्योर, टू बी क्लियर, टू बी फ्री। तो ऐसे लोग जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें भी खालसा कहा जाता है। और खालसा एक स्पेशल ग्रुप भी था जिसे सिखिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएट किया गया था। जो सिख फेथ के लोग हैं वो रिलीजियसली जो मोरल कोर्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन से उन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने सेट किया था। ये मुगलों के खिलाफ लड़े थे। जो एक आखिरी बैटल था दैट वाज बैटल ऑफ मुक्तसर, इसे 1705 में लड़ा गया था। ये आखिरी बैटल थी गुरु गोविंद सिंह जी की। इनके 4 बेटे थे। जो 2 बेटे थे वो इसके पहले की एक बैटल में 1704 में शहीद हुए थे, और 2 जो छोटे बेटे थे इनको औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम ग्रहण करने से मना कर दिया था। उसके बाद जब औरंगजेब मर जाता है तो बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है। वो गुरु गोविंद सिंह जी को इनवाइट करता है कि वो आएं और इन पर्सन डेक्कन में उनसे मुलाकात करें। हालांकि वहां पहुंचने के बाद कई दिनों तक उसने गुरु जी से मुलाकात नहीं की। बाद में वजीर खान, जिससे
गुरु गोविंद सिंह जी ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, उसने 2 हत्यारों को भेजकर 1708 में उनकी हत्या करवा दी। हालांकि बातें ये भी निकल कर आती हैं कि यह हत्या मुगलों के द्वारा ही करवाई गई थी, ना कि वजीर खान के द्वारा। हालांकि इसमें विवाद है, क्लैरिटी कम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है खालसा का, उसे गुरु डिक्लेयर कर दिया और यह कहा कि 10वें गुरु के बाद कोई भी अन्य गुरु नहीं होगा। जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है गुरु गोविंद सिंह जी का, वो है जाप साहिब, बेंती, चौपाई और अमृत सवाई। इन्होंने जाफरनामा भी लिखा था, जो कि एक्चुअली में मुगल एम्परर औरंगजेब को एक पत्र था। आर्टिकल है वो त्रिपुरी रीसा के बारे में है। त्रिपुरी के सीएम ने अभी हाल ही में त्रिपुरी रीसा पहनकर एक फोटो पोस्ट की और कहा कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। त्रिपुरी रीसा ये एक कस्टमरी हैंड वूवन क्लोथ होता है, ये जो कि त्रिपुरा के जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। रीसा ये क्या है जानते हैं। देखिए, 3 कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर में से एक रीसा है, तो बाकी 2 कौन से हैं? दूसरा है रिग्नाई और रिकुतु। जो रीसा है ये हैंड वूवन क्लोथ होता है, जिसका इस्तेमाल सिर पर पहनने के लिए स्टोल या फिर अपर क्लोथ के तौर पे किया जाता है। कई बार इसे लोगों को ऑनर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे अंग वस्त्र देते हैं तो उसमें रीसा का भी इस्तेमाल किया जाता है। रिग्नाई की बात करें तो इसका इस्तेमाल लोअर पार्ट को कवर करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब ही होता है पहनना, टू वियर। रिकुतु अपर हाफ बॉडी को कवर करता है, इसे चारों ओर से लपेट लिया जाता है। इसका इस्तेमाल चुनरी या फिर पल्लू की तरह भी किया जा सकता है। और त्रिपुरी जो वुमेन, न्यूली मैरिड त्रिपुरी वुमेन होती हैं, उनका सिर ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता है इसका और इसकी सोशल यूटिलिटी भी है। जब कोई भी बच्ची 12 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो एक कार्यक्रम होता है, सेरेमनी होती है। तो रीसा सेरेमनी के दौरान उस बच्ची को ये रीसा पहनाया जाता है, जहां पर जो महिलाएं होती हैं वो लामप्रा गॉड से प्रार्थना करती हैं उस बच्ची के पूरे जीवन में वेलबींग के लिए। इसका इस्तेमाल कई सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे भी किया जाता है, लाइक गरिया पूजा, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक कस्टमरी फेस्टिवल है। हेड टर्बन के तौर पे इसका इस्तेमाल वेडिंग्स वगैरह में, फेस्टिवल्स में किया जाता है। और जो मेल्स होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल धोती या फिर हेडस्कार्फ के तौर पे करते हैं। वो वीर सावरकर जी के बारे में है। अभी हाल ही में इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। एक उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने ये कहा कि जो हिंदू महासभा के लीडर रहे विनायक दामोदर सावरकर जी, इनकी जो पिक्चर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की गैलरी में से हटा देनी चाहिए, जहां पर बाकी फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स के साथ इनकी पिक्चर को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बाकी फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट है, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आ गई है। तो हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। इनका जन्म 1883 में भागुर में, जो कि नासिक के नज़दीक में एक विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, मित्र मेला नाम का, जिसका उद्देश्य ये था कि हम देश में नेशनल और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट करें, लोगों तक पहुँचाएँ। इन्होंने फॉरेन गुड्स को अपोज किया और स्वदेशी के आइडिया को प्रोपगेट किया। ये नास्तिकता को प्रमोट करते थे, एथिज्म को। इनका कहना था कि हर चीज़ रैशनैलिटी के बेसिस पे, तर्क के आधार पर ही होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कई सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को भी डिसअप्रूव किया। इवन इन्होंने काउ वर्शिप को भी डिसमिस किया, ये कहते हुए कि ये महज एक सुपरस्टिशन है। विनायक सावरकर जी जो थे वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे 1937 से 43 के बीच में। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट हो जाने के बाद, जिसमें कांग्रेस से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर लिया था, उस दौरान हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कई सारे जगहों पर सरकारें बनाई थी, जैसे कि सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी को भी फाउंड किया था, वो तिलक जी की स्वराज पार्टी का भी हिस्सा थे। फ्री इंडिया सोसाइटी को भी वीर सावरकर जी के द्वारा ही फाउंड किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो भी फेस्टिवल्स फ्रीडम मूवमेंट के लैंडमार्क्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए और इंडियन फ्रीडम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए। एक की जो कंपोनेंट है उनके विचारों का वो ये है कि उनका ये मानना था कि हम हथियारों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके विचार जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने इंग्लैंड में जो इंडियंस थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी शुरू कर दिया था, जो वेपन्स के साथ इक्विप्ड हुआ करते थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने एक किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू भी लिखी हुई है। अगला आर्टिकल हमारा श्री नारायण गुरु से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने श्री नारायण गुरु की एक पोएम है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसका नाम नॉट मेनी बट वन,
इसको वर्चुअली लॉन्च किया है। इनके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं श्री नारायण गुरु क्यों फेमस हैं। श्री नारायण गुरु 1856 से 1928 के पीरियड में रहे हैं। एक सोशल रिफॉर्मर थे साउथ इंडिया में। केरला को इन्होंने इम्प्रूव करने में या ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी जो आज के केरलाइट्स हैं, जो उनका बिलीफ है, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो उस टाइम के हिसाब से अभी जो हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। सोशल फैब्रिक को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने समय में। इनका एक बहुत फेमस रिफॉर्म मूवमेंट है अरावीपुरम मूवमेंट। आपको पता होगा कि यहाँ पर यूजुअली साउथ इंडिया में शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि केवल ब्राह्मण्स के पास ये मोनोपोली थी कि वो भगवान शिव को इंस्टॉल कर सकते थे टेम्पल्स में, उनकी मूर्ति पूजा कर सकते थे। ये डाउन ट्रोडेंस को ये हक नहीं दिया गया था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि केरला के अरावीपुरम में इन्होंने शिव की प्रतिमा इंस्टॉल कर दी और बोला कि भाई इस इमेज या फिर ये जो भगवान की इमेज है, इस पे कोई भी पूजा कर सकता है, इस पे ब्राह्मण्स की मोनोपोली नहीं है। तो उन सबसे लड़ते हुए ऐसा इन्होंने काम किया था, जिसको फेमस अरावीपुरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ना वननेस की बात की थी कि ये पूरा ह्यूमैनिटी वननेस पर टिकी है। यहाँ पर कोई भी कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब के बेसिस पर हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। यहाँ पर इन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा है हमारा हिंदू कल्चर। उस फंडामेंटल हिंदू कल्चर के कन्वेंशंस को, जो कि कास्ट के ऊपर आधारित है, ऐसे सुपरस्टिशियस बातों को इन्होंने खत्म कर दिया, डिनाउंस कर दिया। बोला कि मैं मानता ही नहीं हूं इन सब चीज़ों को। और जो भी डाउन ट्रोडन थे उनके सोशल अपलिफ्टमेंट की बात की। उनके लिए खूब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन किया, टेम्पल्स बनाए जिससे कि वो भी पूजा पाठ कर सकें और उनको भी बराबर का हक मिल सके। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है। यहाँ पर कलावन कोड़े में इन्होंने क्या किया कि किसी आइडल को कॉन्सिक्रेट करने के जगह पर इन्होंने मिरर्स लगा दिए। कॉन्सिक्रेट करने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी शुद्ध चीज़ों को, जैसे कि हमारा आइडल है या फिर ऐसा कोई भी सम्मानित चीज़ है, उसको कहीं पर स्थापित करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। तो इन्होंने मिरर्स कॉन्सिक्रेट कर दिए। इससे क्या होता है कि इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भगवान हम सबके भीतर है और ये जो डिवाइन है ना, हम सभी इंडिविजुअल्स में हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। इन्होंने कलाडी में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह को भी सपोर्ट किया था। आप सबको पता होगा वाइकोम सत्याग्रह को, ट्रावेनकोर वाला। वहाँ पर टेम्पल एंट्री मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी से ये उसी टाइम पर मिले भी थे। इनके कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में से आप आत्मोपदेश सतकाम को भी याद रख सकते हैं, जिसको 1897 में इन्होंने कंपोज किया था। अगला आर्टिकल हमारा टाइम कैप्सूल एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 26 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक टाइम कैप्सूल, जिसमें हिस्ट्री के जितने भी अचीवमेंट्स थे उन सब को एक साथ रखा गया और उसको बरी किया गया। ये जो पूरा कैप्सूल है, बताया जा रहा है कि ये 1.5 टन भारी है, जिसमें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी हिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है। इसमें सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनका भी पूरा बायोग्राफी है। इसके अलावा इसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड कर दिए गए हैं एसिड फ्री बनाने के लिए, जिससे वो अच्छे से प्रिजर्व हो सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सर सैयद अहमद खान के वर्क पर बेस्ड है। ये अलीगढ़ मूवमेंट चला था उस टाइम पर। इसको फाउंड किया गया था मदरसतुल उलूम 1875 में, और इसको बाद में 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पर भी इवॉल्व किया गया था। बात यह की गई थी कि जितने भी अभी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ट्यून में लेके आना है, मतलब बराबर का दर्जा देना है। हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते कि इस्लामिक वैल्यूज़ अगर कुछ और सिखा रहा है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कुछ और सिखा रहा है, तो हमें बिल्कुल अप टू द मार्क आके एट पार दोनों एजुकेशन सिस्टम को लेके आना है। 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। पे आते हैं जो बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। इनको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिसाब से भी। और इनकी खास बात यह है कि ये इनका जन्म पंजाब में हुआ था और जो हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में ये बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए थे और इनका बहुत बड़ा रोल भी है, जहाँ इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन में भी बड़ा रोल प्ले किया था। इन्होंने DAV स्कूल्स यानी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया था और यहाँ तक कि
हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट चलाई थी, ताकि जो क्रिश्चियन मिशंस थे जो कि अनाथ बच्चों को की कस्टडी ले लिया करते थे उसे रोकने के लिए। इसके अलावा इनका जो इन्वॉल्वमेंट था एज अ स्ट्रॉन्ग कांग्रेस लीडर ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, उसमें इन्हें बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। 1920 में ये नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जो कि लाहौर में था और जो कि वेलफेयर के बारे में काम करता था। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, आर्य समाज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हिंदू इंप्रेशन, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ ब्रिटिश फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया और अनहैप्पी इंडिया जैसी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें याद रहे कि इनकी इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ों में थी, क्योंकि हिस्ट्री से कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।